अस्सलाम वालेकुम ग्रो वाइज स्कूल ऑफ बिजनेस के प्लेटफॉर्म से मैं हूं शहबाज सिंह। आज हमारा सेकंड डे है कैफ फॉर फ्रेशर का। होपफुली आप लोगों ने पहला लेक्चर सुन लिया होगा, उससे आप लोगों को फायदा भी हुआ होगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दोबारा वही रिमाइंडर है कि आपने कोशिश करनी है कि इसको हाई क्वालिटी के ऊपर एटलीस्ट 720 के ऊपर सुने, ताकि जो कंटेंट है वो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आए। हमारा पर्पस ये है कि आप अलग से कोई बुकलेट या नोट्स को अलग से ना देखें, एक ही जगह पर एक मोबाइल में आप ये सारी चीजें देख सकें। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4, फ्री कंसेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट्स। और हाँ, साथ साथ टेस्ट लाजमी दीजिएगा, टेस्ट अपने आप पहुंचाएं मेरे तक ताकि उनको मैं मार्क करूं। ठीक है, फ्री कंसेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट। सबसे पहले कंसेंट, लास्ट चैप्टर में भी हमने वैसे डिस्कस कर लिया। कंसेंट से मुराद क्या है कि अगले बंदे का, दूसरी पार्टी का राजी होना, उस अपने कंसेंट देना, एसेंट देना, लेकिन इस तरह से कि तमाम पार्टी, अगर दो है तो दो पार्टीज और अगर ज्यादा तो तमाम पार्टीज सेम पेज के ऊपर हो। ठीक है, उन्हें पता हो किस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, उन्हें कंसिडरेशन बिल्कुल क्लियर हो, दे मस्ट बी सर्टेन कि वो क्या करने जा रहे हैं, तब जाके कंसेंट है। अगर तो यही नहीं है, मतलब एक बंदा कह रहा है कि यार मैं आपकी गाड़ी, ब्लैक गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ, मेरे माइंड में ब्लैक, लेकिन वो आगे से व्हाइट सेल करना चाह रहे हैं, दोनों की कंसेंट ही नहीं है, उसको मिस्टेक भी कहते हैं। तो इस केस में तुम्हें कंसेंट है ही नहीं, तो फ्री कंसेंट की बात तो बहुत आगे की है, वो तो बात की बात है ना। तो कंसेंट होना चाहिए, इसको हम लैटिन फ्रेज का यूज करते हैं, कंसेंसस एट आइटम होना चाहिए, सेम सेंस में, सेम पेज पे हो। अब नेक्स्ट बात आ गई कि भाई कंसेंट तो है, सेम पेज पर तो आ गई, लेकिन सेम पेज पर कहीं कोई जोर जबरदस्ती करके, कोई धोखा देके, कोई फ्रॉड करके, कुछ झूठ बोल के तो नहीं लाया गया। अब वो हमने देखना है। कंसेंट मस्ट बी फ्री, हमने एग्रीमेंट में भी पढ़ा है कि कंसेंट आपकी होनी चाहिए, हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा है एसेंशियल्स में कि कंसेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम 5 थिंग्स। 5 कौन सी हैं आपकी? कंसेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम कोर्जन, फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉम फ्रॉड, फ्रॉम मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉम मिस्टेक। ये 5 चीजों से कंसेंट फ्री होनी चाहिए। अगर फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, मतलब जो नुकसान जिसको हुआ है, जो पार्टी इसको खत्म करना चाहती है, वो उसको खत्म कर सकती है कानूनी तौर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोर्जन। कोर्जन से मुराद क्या है? कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस थोड़े से करीब करीब समझे जाते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा फर्क है। कोर्जन जो होता है एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। ठीक है, आप किसी दूसरे शख्स को जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहता, आप उसको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेकर आ रहे हो, भैया आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो वरना मैं ये कर दूंगा। वरना ये करने की जो आप बात करते हैं वो क्या होता है जी? वो ऐसे काम है जो पीपीसी, पाकिस्तान पेनल कोड के तहत जुराइम है। सही है, मतलब आप उसको मारने का, अगवा करने का, कत्ल करने का की बात करते हो, ये कोर्जन है, ताकि वो बंदा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक है, अच्छा अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दूसरा पॉइंट है, कोर्जन कैन बी यूज्ड बाय एनी पार्टी ऑन एनी पार्टी। कोर्जन के लिए जरूरी नहीं है कि मैं एक बंदा हूं, ऑफर हूं, और दूसरा एक ऑफरी है, ऑफर ऑफरी पे करे या ऑफरी ऑफर पे करे, ये जरूरी नहीं है। एक शख्स दूसरे शख्स पर भी कर सकता है, या किसी दूसरे शख्स को हायर कर सकते हैं, यार मेरे भी हाथ पे इसको जाके जरा सुपारी दे दी, ठीक है, इसको जाके मारो, इसको कुटो, इसको अगवा करो। अच्छा, तो क्या सिर्फ ऑफरी को या ऑफर को अगवा या मारने की बात की जा सकती है? नहीं भाई, किसी और शख्स को भी ये भी कहा जा सकता है कि यार इसको कुछ ना को, मिस्टर ए को, मिस्टर ए के बेटे को अगवा करो, ठीक है, या इसके भाई को जाके मारो, उसको कत्ल कर दो, फलां फलां चीजें। तो इसका मतलब है कि कोर्जन मैं खुद भी अप्लाई कर सकता हूं, मेरे बिहाफ में भी कोई कर सकता है। देन कोर्जन जिस बंदे को मैं कॉन्ट्रैक्ट में लेके आना चाह रहा हूं उसके ऊपर भी अप्लाई हो सकती है, उसके किसी जानने वाले पर भी अप्लाई हो सकती है। मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि जो जिसका हम कंसेंट लेना चाह रहे हैं उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करना है हमने किसी तरह। ठीक है, उसके करीबी रिश्तेदारों को उठा लिया, दोस्तों को अगवा करने की, मारने की धमकी दे दी, इस तरह की बात आ रही है समझ के। कोर्जन एक शख्स खुद भी अप्लाई कर सकता है, किसी से भी करवा सकता है, और जिसकी कंसेंट लेनी है उसके ऊपर भी अप्लाई हो सकती है, या उसके किसी जानने वाले के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है। अगली बात, कोर्जन कैन बी अप्लाइड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं पर भी अप्लाई हो सकती है, जरूरी नहीं कि पाकिस्तान के अंदर अप्लाई हो, सिर्फ पाकिस्तानी बंदा होना चाहिए। अगर उसने पाकिस्तान के अंदर केस करना है तो बस यही सफिशिएंट है। मिसाल के तौर पे दो दोस्त थे, वो गए हैं कहीं सैर सपाटे पे गए हैं, थाईलैंड या लंदन वगैरह गए हैं। वहां पर एक दोस्त ने क्या किया, नहर में जरा जा रहे थे या समंदर में, ठीक है, वहां पर उसने कहा कि भाई मैं आपको गोते देना स्टार्ट कर दिया दूसरे बंदे को, मैं आपको मार दूंगा अगर आप वापस जाके अपना वो घर, 50 लाख का जो घर है, आप मुझे 5 लाख का सेल नहीं करेंगे, वरना मैं आपको मार दूंगा, तो साइन करो फौरन। जाहिर है उसने, एक थ्रेट है ना, वो लाइफ का थ्रेट आ गया, उसने फौरन साइन कर दिए। जैसे ही वापस आए उसने फौरन क्या किया, अदालत के अंदर चला गया कि भाई मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाह रहा हूँ, वॉइड करना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी कॉन्सेंट फ्री नहीं थी। अदालत उससे पूछेगी भाई क्या हुआ आपके साथ, वो कहेगा भाई हम लंदन गए थे, थाईलैंड गए थे, जापान गए थे, वहां पे जाके मेरे साथ ये हुआ। कोर्ट ये नहीं कह सकती कि भाई पाकिस्तान में तो नहीं हुआ आपके साथ। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कहता है कि कोर्जन कहीं पर भी अप्लाई हो सकती है, उसको कोर्जन ही समझना है। ठीक है, वो किसी दूसरे मुल्क में भी हो सकती है, और ये दोनों चीजें हम इसमें पैरेलल समझें।
हो सकता है कि किसी दूसरे मुल्क में आप पे डायरेक्ट नहीं हुई, आप किसी जानने वाले पे हो गई, तो ये फिर भी अलाउड है। हो सकता है किसी दूसरे मुल्क में जो बंदा आपको कॉन्ट्रैक्ट में लेके आना चाह उसने नहीं की, उसने वहां पे अपने किसी गुंडे को कॉल की कि भाई इसको वहां पे थोड़ा धमकाओ शमकाओ, इससे कॉन्ट्रैक्ट करवाओ, ठीक है। बात आ गई है समझ कि पहली कोर्जन कोई भी पार्टी किसी पर भी अप्लाई कर सकती है, ठीक है, मकसद बस अगर पूरा हो रहा है तो। और कोर्जन पाकिस्तान के अलावा भी किसी भी दुनिया के हिस्से में हो सकती है, फिर भी उसको कोर्जन ही समझा जाएगा। देन आगे कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होता है, बिकम्स वॉइडेबल एंड देयर विल बी रेस्टिट्यूशन एंड रिटर्न ऑफ पेमेंट बाय बोथ। अगर कोर्जन साबित होगी, एग्रीड पार्टी उसको वॉइड करा देगी, ठीक है, वो कहेगी भाई मैंने नहीं इसको करना, वॉइड हो जाएगा। अब रेस्टिट्यूशन होगी, रेस्टिट्यूशन से मुराद क्या होता है कि बैक उसी पोजीशन में आ जाना जो कॉन्ट्रैक्ट से पहले थे, मतलब पहले आप एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे तो उसकी चीज उसके पास थी, आपकी चीज आपके पास थी, तो ये एक चीज थी, अब भी उसी सिचुएशन में आ जाएगी। और अगर आपने कुछ पैसे ले लिए हुए हैं तो पैसे वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोलिजन हुई थी और कहा गया था ये गाड़ी ये लो 5 लाख रुपए अपनी गाड़ी मुझे बेचो, आपको काफी ज्यादा उन्होंने मार्शाल की कहा 50 लाख की गाड़ी थी। अब अगर आप इसको वॉइड करना चाह रहे हैं तो आपको 5 लाख वापस करना पड़ेगा, देन जाके आपको गाड़ी वापस मिलेगी। अगर आपने 5 लाख खा लिए हैं तो फिर तो नहीं मिलना, इसको कहते हैं रेस्टिट्यूशन। देन नेक्स्ट आ गया जी आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस से मुराद क्या है कि आप मॉरली किसी और शख्स को दूसरी पार्टी को इन्फ्लुएंस करते हो ताकि वो आपको कोई अनड्यू एडवांटेज दे सके। देखिए अब इसको यहाँ पे लिखने का जिस तरह लिखा गया है, आप यहाँ से इनके डिफरेंसेस भी निकाल सकते हो, डिफरेंसेस को अलग से फिर मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि मेरी कोशिश है कि ग्रामर की तरफ आप लोग ना जाए, कॉन्सेप्ट लें और उसकी बेस पे आप खुद बना सकते हो बड़ा इजीली। पहली बात आ गई कि भाई इसमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, और सेकंड क्या है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर दोनों पार्टीज का कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। रिलेशन मतलब कोई खूनी रिश्ता नहीं, रिलेशन से बना एक दूसरे को जानते हो। जैसे क्वेश्चन के अंदर हमने कहा कोई भी बंदा किसी पर भी अप्लाई कर सकता है, हो सकता है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट से मुराद क्या है, दो बंदे मेन कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं लेकिन कोई थर्ड पार्टी को कहा यार फलां बंदे पे जाके क्वेश्चन अप्लाई करो। अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसे नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ही करेंगे। एक पार्टी होती है डोमिनेंट पोजीशन में, डोमिनेंट से मुराद क्या है कि वो थोड़ी तगड़ी पोजीशन में है। कुछ प्रिजम्पशंस दी जाती हैं आमतौर पे कि ये अदालत कहती है हमारी प्रिजम्पशन है कि ये फला बंदे हमेशा डोमिनेंट पोजीशन में ही होते हैं और ये अगले बंदे से कोई अनड्यू एडवांटेज ले सकते हैं। 3 तरह की डोमिनेंट पोजीशंस होती हैं, या तो आप रियल या अपेरेंट अथॉरिटी में हो। रियल अथॉरिटी से मुराद है वाकई भी आपको अथॉरिटी दी है, जैसे बॉस है सीईओ है, अथॉरिटी है भाई। अब वो सीईओ साहब किसी ऑफिस बॉय को कहें यार आपकी वो फलां चीज है मुझे इतने की भेज दो सस्ती, अब उसको पता है कि यार मैं ऑफिस बॉय हूँ और ये सीईओ है तो वो बेचेगा उसको, ठीक है। सीईओ अपना किसी मैनेजर को कहता है यार तुम मतलब कि फलां चीज मुझे इतने में दे दो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में पहले से हो रहा होगा लेकिन अनड्यू एडवांटेज लेगा। बाहर आपने चीज 50,000 की भेजी थी, मुझे 30,000 रुपए की दे दो। अब वो आपको पता है कि बॉस को फिर कैसे कोई इनकार करेगी, रियल अथॉरिटी है। अब पेरेंट अथॉरिटी भी क्या होती है जिसको हम अक्सर डिफेक्टो भी कहते हैं, ठीक है। डिफेक्टो क्या होता है कि असल में उस बंदे की अथॉरिटी नहीं होती कानूनी तौर पे, लेकिन सबको पता होता है यार यही कुछ कर रहा है आजकल, आपको पता है थोड़ा। अब इसमें भी क्या है कि अपेरेंट अथॉरिटी में आप अगले बंदे को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तो हो गया। दूसरा प्रिजम्पशन क्या है कि जब आप एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में हो, फिड्यूशियरी से मुराद क्या है कि अगला बंदा आप पे ट्रस्ट बड़ा करता है। मिसाल के तौर पर टीचर और स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट को पता है कि टीचर जो भी है वो कहेगा वो हमारे हक में सही कहेगा, वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। बच्चे हैं उनको पता है कि यार उनके पेरेंट्स कभी भी उनके खिलाफ नहीं कर सकते कोई भी चीज, मतलब हो सकता है कि एट द टाइम बिंग आपको लग रहा हो गया ये गलत हो रहा है, लेकिन आपको ये हो गया पेरेंट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिफरेंस या डिफरेंस ओपिनियन तो है बेशक, लेकिन कर मेरे हक में सही रहे होंगे, ठीक है। इस तरह ही आपको आइडिया चीजों का। तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या है, जहां पर आपको एक ट्रस्ट हो, एटमोस्ट ट्रस्ट हो। तो उस केस में भी क्या होता है कि एक बंदा दूसरे पे ट्रस्ट कर रहा होता है, मतलब कि अंधाधुंध उसके ऊपर पूरा वो यकीन करता है, तो इस केस में भी डोमिनेट वो कर सकते हैं दूसरे की कंसेंट को। देन क्या है, अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाता है और वो दूसरा शख्स बीमारी की वजह से या अपनी उम्र की वजह से बिल्कुल ही ऐसी हालत में है कि वो उसके रहमो करम पे है। मिसाल के तौर पे एक नर्स है, उसको रखा गया है कि बिल्कुल कोई 80-85 साल का कोई ओल्ड पर्सन है, उसका आपने ख्याल रखना है, उसे पता है कि हर चीज छोटी मोटी यही मेरी कर रहा है, तो अब उसकी वो बात मान लेगा, इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं कि अगर कोई वीक मेंटल कैपेसिटी है किसी बंदे की या एज की वजह से फैक्टर्स ऐसे हैं कि आप अपने साउंड माइंड के नहीं है उसको, ठीक है, सही तरह, तो आप दूसरा बंदा डोमिनेट कर सकते हैं। 3 तरह के हो गए। अब बुक के अंदर इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, वही आमतौर पर पेपर में आती है, वो आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर तो आप इन तीनों पोजीशंस में हो तो कोड कहती है कि भाई फिर आपने साबित करना है, क्योंकि मैं तो समझ रहा हूँ कि आप टीचर हैं तो आपने तो इन्फ्लुएंस किया होगा, मैं तो समझ रहा हूँ कि आप वकील हैं आपने इन्फ्लुएंस किया होगा, मैं समझ रहा हूँ कि आप एफबीआर के कमिश्नर हैं तो आपने तो इन्फ्लुएंस किया होगा, बात आ रही है समझ।
जब प्रिजम्पशन होना, तो जो भी प्रिजम्पशन होती है उसको रद्द करना फिर उसी बंदे का काम होता है जिसके खिलाफ प्रिजम्पशन है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एक पर्सन है अनसाउंड माइंड का, पूरा दिन वो 24 घंटे में से 20 घंटे अनसाउंड माइंड का रहता है। अब प्रिजम्पशन है कि यार ये बाकी 4 घंटे भी अनसाउंड माइंड का होगा, तो दूसरे ने फिर साबित करना है कि नहीं नहीं सर, ये उस वक्त नहीं था। और एक बंदा है वो 24 घंटों में से 2-4 घंटे अनसाउंड का रहता है, तो बाकी जब मेजोरिटी टाइम वो साउंड माइंड का रहता है तो उसी ने साबित करना है कि भाई मैं बाकी टाइम भी अनसाउंड का था। बात आ रही समझ? यहाँ पर भी फिर प्रिजम्पशन जिसकी ली जाती है, सिंपल सा लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, इसको रट्टा मारने की, याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है। आपने ये देखना है प्रिजम्पशन से बुरा क्या है कि अदालत का पहले से ज़हन बना होगा कि भाई इस बंदे ने डोमिनेट किया होगा, तो आप अदालत जाओगे वो कहेगा हाँ भैया आ गई डोमिनेट पर्सनैलिटी। अब आपने वहां पे साबित करना है कि नहीं सर मैंने नहीं किया था, तो अगर आप करते हैं तो ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा डोमिनेट किया ही हो। ओके जी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए ऑनस्ट प्रोबेंडी, आपको पता है लैटिन फ्रेज यूज होती है। इसी रन डाउन के लास्ट पेज पे लैटिन फ्रेज लिखी है। ऑनस्ट प्रोबेंडी विल बी ऑन अ पर्सन हु इज इन प्रिज्यूम डोमिनेंट पोजीशन, जो है। लेकिन अगर कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि जहां पे डोमिनेंट पोजीशन प्रिजम्पशन होती ही नहीं, जैसे हस्बैंड वाइफ के केस में, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के केस में दोनों को कानून कहते हैं यार ये सेम ही है, कभी वो डोमिनेट कर जाते हैं कभी ये डोमिनेट कर जाती है, तो दोनों सेम है, कानून की कोई प्रिजम्पशन नहीं है। ठीक है, तो वहां पर फिर आपको साबित करना पड़ेगा, ठीक है, जो बंदा इल्जाम लगा रहा है, जो एग्रीड पार्टी, उसको साबित करना पड़ेगा। लेकिन अगर डोमिनेंट पोजीशन वाली प्रिजम्पशन है तो वहां पर जो बंदा डोमिनेंट पोजीशन में उसने साबित करना है। क्लियर? लास्ट पे क्या है जी, इफेक्ट आपका ये होगा कि अगर ये प्रूफ हो गया कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और ऑप्शन भी दिया जाता है एग्रीड पार्टी को कि भाई अगर आपको एक्चुअल बेसिस पर, एक्चुअल टर्म्स पर पेमेंट कर दी जाए, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दी जाए, आपको मसला तो नहीं है। अगर वो कहेगा यार मुझे कोई मसला नहीं, मिसाल के तौर पे एक चीज 50,000 रुपए की थी, वकील साहब ने इन्फ्लुएंस करके अपने क्लाइंट को 30,000 की खरीद ली, साबित हो गया कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था। अदालत ऑप्शन कहेगी यार आपके पास ये है कि या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दें, क्लाइंट को कहेगी क्योंकि वो एग्रीड पार्टी, या ये है कि हम आपको 20,000 और उससे ले लेते हैं, मंजूर है आपको? क्लियर है? तो दोनों में से कोई भी चीज वो मंजूर कर सकते हैं। अब देखें क्वेश्चन के अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं था, दूसरे वाला क्वेश्चन के अंदर सिंपल था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा अगर वो वॉइड इसको करना चाह रहा है, या वो नहीं करना चाह रहा तो फिर जो हो गया वही होगा। ठीक है, अगर वो वॉइड करना चाहता है तो दोनों पार्टीज ने पेमेंट्स को वापस करना है, पेमेंट्स को और चीजों को, ठीक है, और मामला रफा दफा। वहां पर ये ऑप्शन नहीं होता कि जी आमतौर पे अदालत में क्या, आमतौर पे मार्केट में क्या होता है उसके मुताबिक करें। अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये होता है क्योंकि नाजायज फायदा उठाया गया है, तो कहते हैं चलो जायज फायदा कर देते हैं इसको। क्लियर बात? ये दो चीजें होंगी। नेक्स्ट आ गया फ्रॉड। अच्छा जी, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस इंटेंशन का फर्क होता है। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों ही है कि आपने झूठ बोला है अपने बंदे से। मिसरिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि आपको खुद नहीं पता था कि आप जो बोल रहे हो वो झूठ है। फ्रॉड में आपको पता था, जानबूझ के आपने झूठ बोला है, तो उसको फ्रॉड कह दिया जाता है। ये मेन दोनों में डिफरेंस है। मिसाल के तौर पे एक वॉच थी, ठीक है, एक बंदा आया, उसने कहा यार ये घड़ी बेच दें, तो आपने कहा यार ये असल मतलब है ना ओरिजिनल राडो की घड़ी है ये, तो राडो की वॉच है, तो ये मैं आपको 3-4 लाख रुपए की लेट से दूंगा। ठीक है, अब उसको उसका पैसा था लेकिन उसको आइडिया नहीं था कि भाई ओरिजिनल क्या होती है और फेक क्या होती है। उसने उसको जरा गौर से देखा, उसने कहा यार हाँ लग तो जरा न्यू रही है, तो चलो सही ओरिजिनल ही होगी। उसने आपको 3 लाख रुपया दिया और घड़ी लेके बंदा क्या हुआ, चला गया। ठीक है, लेकिन उसने इस बिलीफ के ऊपर, इस बात के ऊपर ट्रस्ट करते हुए कि ओरिजिनल है, अगर आप उसको कहते फेक है वो आपसे ना खरीदता। अगर वो फिर भी खरीद लेता तो फिर इसका मतलब उसके साथ ना तो फ्रॉड हुआ ना तो मिसरिप्रेजेंटेशन, उसको वैसे ही उसका दिल था खरीदने का। लेकिन अगर वो आपकी बात पर यकीन करते हुए वो अमल करता है तो उसके साथ फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है। अब बात आ गई है कि क्या ये मिसरिप्रेजेंटेशन थी या फ्रॉड थी। अच्छा देखें, अगर तो सेलर को पता था कि ये चीज राडो की ओरिजिनल वॉच नहीं है और उसने झूठ बोला है, देन ये फ्रॉड है, अगले बंदे के साथ फ्रॉड किया। और फ्रॉड आपको पता है क्रिमिनल एक्टिविटी है, 420 का केस होता है इसके ऊपर। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर सेलर ने भी बेचारे ने राडो समझ की खरीदी हुई थी और उसको भी लग रहा था ओरिजिनल ही है, बेशक वो ओरिजिनल नहीं थी, और उसने आगे भी यही झूठ बोल दिया अनजाने में, ना चाहते हुए, अनइंटेंशनल, तो इसको कहा जाएगा मिसरिप्रेजेंटेशन। इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, फ्रॉड के केस में भी वॉइड है, लेकिन फ्रॉड करोगे तो भाई जेल भी जाओगे, मिसरिप्रेजेंटेशन करोगे तो जेल नहीं जाओगे। क्लियर है बात? चलिए आप जरा फ्रॉड को देख लेते हैं। फ्रॉड सबसे पहले क्या है, रॉन्ग फैक्ट बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। आपको पता था यार ये झूठ है, आपने फिर भी झूठ बोल दिया आगे, इसको फ्रॉड कहेंगे। या एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, एक चीज खराब है, मतलब एक चीज वैसी नहीं, आप उसको एक्टिवली कंसील करते हो, छुपाते हो। आपको पता है यार कि जैसे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर चीज में फ्रॉड आ जाता है। फ्रूट्स आप लेने जाते हो तो वहां पे सेब, इतने बड़े बड़े लाल सेब पड़े होंगे, लेकिन उसके ऊपर स्टिकर लगे होंगे, ठीक है,
आप जैसे स्टिकर उतार के देखोगे नीचे दाग होगा या कोई ना कोई कीड़ा शीड़ा, मतलब इस तरह कोई मसला हो, या आमतौर पर होता है फ्रूट्स में, हर चीज़ में होता है, ठीक है। उस बंदे ने एक्टिवली जानबूझ के कंसील किया उस चीज़ को, तो ये भी क्या है, फ्रॉड के जुमरे में आती है। देन प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, सिर्फ वादा कर लिया यार 15 दिन बाद मैं आपसे आगे आपकी गाड़ी खरीदूंगा, बंदा 15 दिन वेट कर रहा है, या चलो मैं गुनाह किसी और को बेच रहा है, लेकिन आपको कोई मूड ही नहीं खरीदने का, सिर्फ उस बंदे को तंग करने के लिए, बाउंड करने के लिए, इस तरह के कोई भी इस तरह का दुश्मनी वगैरह के केस में आपने क्या किया, उसको तंग किया। अब ये इसको एम्प्टी प्रॉमिस, खाली प्रॉमिस कहा जाता है। तो अगर आपकी इंटेंशन नहीं थी परफॉर्म करने की और आपने किसी से प्रॉमिस कर दिया है, तो ये भी क्या है, आपका फ्रॉड कंसिडर होगा। अच्छा, आपके माइंड में याद होगा यार कौन साबित करेगा इंटेंशन थी या नहीं? देखिए ये काम है वकीलों का, वो अपनी क्वेश्चनिंग कर करके साबित कर लेंगे, ठीक है, अच्छे जो लॉयर्स होते हैं। हमारा यहाँ पे काम क्या है कि फ्रॉड होता क्या है, हम उसको पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ प्रोविजंस को पढ़ रहे हैं। प्रोविजंस को अप्लाई कैसे कोर्ट में करना है, वो सीएस का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम नहीं है, वो लॉयर्स का काम है, वो जैसे भी करें वो उनकी सब्जेक्ट है। क्लियर बात? अच्छा, ये चार चीजें, तीन चीजें होगी। रॉन्ग फैक्ट, आपने झूठ बोला है, खुद भी पता था कि झूठ है, आपने जानबूझ के झूठ बोला है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, कोई फैक्ट था, कोई बात थी, उसको आपने छुपाया है जानबूझ के। प्रॉमिस आपने किया है विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, एम्प्टी प्रॉमिस, आपने काम नहीं करना था, जानबूझ के झूठ बोल के इससे वादा किया है। देन एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी और काम जिसका पर्पस धोखा देना था, ठीक है। उन्होंने एक सिंपल प्रिंसिपल आपको बता दिया, आप कुछ भी ऐसा करते हो जिसका मकसद धोखा देना है और आपको कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट ले आते हो अगले बंदे की, तो क्या है, आपका फ्रॉड है। देन एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेंट, और कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसी चीज जिसको कानून स्पेसिफिकली लिख देगा यार ये वाला काम ना फ्रॉड है, ठीक है, तो इसको भी क्या है, आपने ये फ्रॉड समझ लेना है। तो ये 5 पॉइंट्स आपके हो गए। नेक्स्ट आपको कह रहे हैं साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, खामोशी फ्रॉड नहीं है। मिसाल के तौर पे आपकी चीजें खराब है, आपको पता है, जरूरी नहीं कि आपने बतानी है, भाई नहीं बताते खराब है, अगला बंदा ढूंढ ले, ड्यू डिलिजेंस करे। मिसएप्लिकेशन और फ्रॉड में दोनों में एक पॉइंट ये भी है, अगर आप अदालत में जाएंगे, अदालत सबसे पहले पूछेगी भाई क्या आपने अपनी तसल्ली की थी, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको एक टेबल दे दिया गया जिसकी एक टांग टूटी हुई है, एक लेग उसकी टूटी हुई है, और आपको यार मैंने इससे पूछा था कैसी है, तो मतलब बिल्कुल सही है टेबल वगैरह, तो उसने कहा हाँ जी सर बेहतरीन है। अदालत कहेगी यार टेबल को हिला के देखने में कितना टाइम लगता है, थोड़ा सा उठा के इधर उधर करके देख लेते, ठीक है। आप एक बकरा खरीदने गए, तो पता लगा कि बकरे की एक टांग थोड़ा सा चलता है, तो मेरी एक टांग निकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, तो वो सीन अगर हो जाता है तो बकरा थोड़ा सा लड़खड़ा के चलता है, अब उसमें कितना मुश्किल आप थोड़ा सा उसको चला लेते हैं वहां पर। तो अगर आप सुस्ती करते हो, काहली करते हो, तो बेशक आपके साथ फ्रॉड होता है, कि अच्छा हुआ भाई तेरे साथ यही होना चाहिए था। फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए चीजें जरूरी है कि आपने एक तो अमल किया उसकी फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के ऊपर, देन आपने ड्यू डिलिजेंस भी की हो, आपने खुद भी एक बार तसल्ली की हो, ठीक है। लेकिन आपको पता है हर चीज में तो तसल्ली हो सकती, तो ये करने के बावजूद अगर आपके साथ हो तो फ्रॉड है। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, साइलेंस खामोशी फ्रॉड नहीं है, अगले बंदे का फर्ज नहीं है आपको बताना, लेकिन अगर वो छुपा रहा है तो ये फ्रॉड है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि वो जानबूझ के छुपा ले, ये फ्रॉड है। लेकिन अगर जानबूझ के छुपा भी नहीं रहा लेकिन बता भी नहीं रहा, तो ये फ्रॉड नहीं है, अनलेस, अनलेस क्या है कि दो चीजें, अनलेस ये है कि या तो फिड्यूशरी रिलेशन हो, फिड्यूशरी वही ट्रस्ट का रिलेशन है। अब ट्रस्ट के रिलेशन में अगला बंदा पूछता ही नहीं है, उसे पता है कि यार ये मुझे चीज दे रहा है, सही दे रहा होगा, तो उसने तो नहीं पूछना, तो आप भी आगे से मतलब बेशर्म हो जाए तो फिर वो गलत है, वो फ्रॉड आप उसके साथ कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर वो ट्रस्ट कर रहा है ना, वो आपसे पूछ ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि अब्बा जी प्लॉट बेचना ही नहीं कहीं होगा, अब्बा जी ने कब्जा किया प्लॉट के ऊपर, ठीक है। तो अब ये अब्बा जी ने फ्रॉड किया उसके साथ, क्यों? क्योंकि फिड्यूशरी रिलेशनशिप था, अगला तो लिहाज में शर्म है नहीं पूछना, लेकिन आप कुछ लिहाज कर रहे हैं उसका। नेक्स्ट क्या है, साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, और दूसरा पॉइंट क्या है जहां पे साइलेंस इक्वल टू स्पीच हो, मतलब कि एक बंदा है उसने आपको कहा कि यार अगर तुम कहोगे मतलब ये गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, उसने आपसे क्वेश्चन किया, आप आगे से खामोश है, उसने कहा अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं समझूंगा कि नहीं है, अब आप चुप है। अब आपकी चुप का मतलब क्या है, नहीं, हालांकि वो गाड़ी एक्सीडेंटल थी और आपको पता था इस बात का, तो आपने उसके साथ क्या किया, फ्रॉड किया। क्लियर है? नेक्स्ट आ गया जी, अब ये हमें पता लगी फ्रॉड क्या है क्या नहीं है। फ्रॉड अगर हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल हो जाता है एग्रीड पार्टी के ऑप्शन पे, या एग्रीड पार्टी कैन इंसिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस विद एक्चुअल फैक्ट्स। यही बात जो भी हमने ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस में पढ़ी थी वो इधर आ गई, मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड के अंदर जो इफेक्ट है वो तकरीबन सेम है, ओके बिल्कुल सेम है। कि फ्रॉड में भी क्या होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी कर सकते हो, या एग्रीड पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि एक्चुअल टर्म्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवा लो, ठीक है। कि अगर ये फ्रॉड आपके साथ ना होता तो फिर आप क्या करते हैं वो बताएं जरा। उसने कहा मैं इतने में खरीदता, उन्होंने कहा चलो यार इतने में खरीद लो, बात आ रही है समय कि वो राडो की वॉच थी 3 लाख रुपए, अब पता लगा यार तो नारगली से खरीदी हुई थी,
ठीक है, फ्रॉड किया था उस बंदे ने आपके साथ। अब अनार के लिए वॉच तो अदालत कही यार 3,000 रुपये की देनी है, 3 लाख की तो नहीं। आपने चलो मैं 3,000 की ले लेता हूँ, बाकी के पैसे वापस हो जाएंगे। क्लियर बात। नेक्स्ट क्या चीज़ है जी, वही फ्रॉड इज नॉट डन। इसको फ्रॉड आपने नहीं समझना। इफ पार्टी कुड हैव नोन द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस और पार्टी डिड नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फ्रॉडलेंट फैक्ट, अगर ये दो चीजें हों तो फिर ये फ्रॉड नहीं है। पहली चीज क्या है कि आपने भाई ड्यू डिलीजेंस की ही नहीं है, अपने तौर पर तसल्ली नहीं की, तो भाई आपका कसूर है, आपको सुस्ती की सजा मिलनी चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं हुआ आपके साथ। दूसरा क्या है कि आपने उस फैक्ट की बेस पर डिसीजन नहीं लिया, आपने किसी और बेस पर लिया। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी की बात करें, अब गाड़ी आपको अच्छी लगी है, पेंट शेंट बिल्कुल ओके है, अब आपने उसको कहा यार पाकिस्तान में आपको पता है कि पेंट का बस एक अजीब सा मसला है कि गाड़ी पेंट नहीं होनी चाहिए और फला, आपने उससे कहा यार गाड़ी पेंट तो नहीं है, मतलब आपने दोबारा तो नहीं पेंट करवाया, उसने कहा कि नहीं करवाया, हमें उसने करवाया बंदे, ठीक है। अच्छा, गाड़ी आपने चला के देखी बिल्कुल सही है, अब आपने दिल में सोचा यार पेंट होती भी तो क्या मसला था, हालांकि उसने आपको झूठ बोल दिया हो, लेकिन आपने दिल में क्या सोचा यार पेंट होती भी तो क्या था, बिल्कुल सही तो चल रही है, ऐसे पाकिस्तान में बनी हुई है बाहर पेंट शेंट, कोई मसला नहीं होता। अब आपने वो गाड़ी खरीद ली है, गए यानी जब 2-4 महीने बाद आपने आगे बेचने का सोचा तो पता लगा कि गाड़ी तो पेंटेड थी, वापस आके आपने कहा तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है, केस चला गया अदालत के अंदर। अदालत पहले पूछेगी कि भाई क्या आपने इस बेस पर खरीदा था कि गाड़ी पेंटेड नहीं, अगर पेंटेड का पता होता आप ना खरीदते। आपने कहा नहीं सर, मतलब साबित हो गया किसी तरह कि नहीं सर मैं तो खरीद ही लेनी थी क्योंकि गाड़ी अच्छी चल रही थी। अदालत कहेगी कि भाई आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, क्योंकि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में लाजमी है कि आप उस फैक्ट की बेस पर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। क्लियर, तो ये हो गया जी फ्रॉड। नेक्स्ट आ गया मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है, गलत बात आपने गलत बयानी की लेकिन आपको खुद नहीं पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, या एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंशन टू डिसीव, आपने परफॉर्म नहीं किया लेकिन आपका मकसद धोखा देना नहीं था। जैसे ऊपर हमने पढ़ा है एम्प्टी प्रॉमिस, वहां पर तो पहले से मकसद ये था कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, परफॉर्म ही नहीं करना, वो धोखा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपकी कोई ड्यूटी थी, आपने कोई काम करना था, परफॉर्म करना था, लेकिन आपने वो नहीं किया, लेकिन आप धोखे की इंटेंशन से नहीं कर रहे, उसको मिसरिप्रेजेंटेशन कहेंगे। देन मिस्टेक एज टू सब्सटेंस ऑफ द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट का सब्सटेंस, सब्सटेंस से मुराद क्या, मेन चीज उसकी मेन क्रक्स, उसके बारे में मिस्टेक है, गलती है, मतलब पता ही नहीं था आपको। मिसाल के तौर पे कोई एक जैकेट आपने सेल करनी थी, आपने कल बंदे को कहा यार ये लेदर की है, जबकि वो रेक्सिन की है, वो किसी और चीज की थी, वो लेदर की नहीं थी, तो आपकी मिस्टेक थी, मिस्टेक से हमारी गलती थी। अब अगर आपको पता होता तो फ्रॉड है, सिंपल सिंपल। तो अगर सब्सटेंस के बारे में आपकी मिस्टेक है, गलती है, तो इसको आप मिसरिप्रेजेंटेशन कहेंगे। देन इसका इफेक्ट क्या होगा, वही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा और एग्रीड पार्टी है वो इंसिस्ट भी कर सकती है अगर एक्चुअल बेसिस पे परफॉर्म करें। और नेक्स्ट बार वो भी फ्रॉड वाली, मिसरिप्रेजेंटेशन इज नॉट डन इफ पार्टी कुड हैव नोन द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, अगर वो तो थोड़ा सा कोशिश करके सच तक पहुंच सकती थी तो उसके साथ कोई फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, या पार्टी ने उस बेस पर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया, उसने किसी और बेस पर कॉन्ट्रैक्ट किया, तो फिर भी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट अब आ गया मिस्टेक। मिस्टेक से मुराद है गलती। अच्छा, ये ऊपर वाले जो चारों सिनेरियोज है ना, इसमें से पेपर में केस स्टडीज आती हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है, मतलब दूसरा रिप्रोडक्शन वाला भी आ सकता है। लेकिन मिस्टेक में से ना तकरीबन अब तक जब भी आया क्वेश्चन, सीधा सीधा रिप्रोडक्शन का बिल्कुल सस्ता सा सवाल 4-5 नंबर का मुफ्त के नंबर आते हैं। क्या आता है जी, देखिए मिस्टेक होती है दो तरह की। पहले तो ये है कि मिस्टेक की डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दी ही कहीं पे नहीं हुई, ये मतलब वैसे ही उन्होंने बना दिया इसको, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई। मिस्टेक है क्या, इरोनियस ओपिनियन ऑन वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज नॉट अ मिस्टेक। उन्होंने क्लियर बताया कि भाई ये तो मिस्टेक नहीं है, बाकी आपको पता है मिस्टेक क्या होती है, किसी गलती हो जाती है किसी चीज की, एरर हो जाना। लेकिन उसने कहा कि अगर आपका ओपिनियन था सिंपल ऑन वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर तो ये मिस्टेक नहीं है। मिसाल ले लें, एक बंदा आया जी आपसे घर खरीदने, उसने कहा यार घर कितने का है, आपका एरोनियस ओपिनियन था, अगर तो आपने फ्रॉड किया तो अलग बात है, लेकिन एरर था, गलती थी, आपने कहा यार मेरे ख्याल में ना इसकी वैल्यू होगी 2 करोड़ रुपए की, ठीक है, मेरे ख्याल में इसकी वैल्यू कोई 2 करोड़ रुपए की, बाकी आप अपना ओपिनियन दे दें, आप देख लें कितने की। अब ये सिंपल ओपिनियन है, ओपिनियन इज नॉट अ मिस्टेक। मिस्टेक क्या है कि आपने कोई बात की है, उसको ओपिनियन क्या नहीं किया, आपने कहा मेरे इल्म के मुताबिक ये, मतलब मेरी नॉलेज में और बेस्ट टू माई इंफॉर्मेशन फैक्ट ये है, अगर आप फैक्ट गलत बता रहे हो दैट इज अ मिस्टेक। बात आ रही समझ। मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा आप इसको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए बेसिकली आप इसके बाद रूल्स के ऊपर फोकस करना है। रूल्स भाई ये हैं कि एक तो अ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी गुड्स और पेमेंट बाय मिस्टेक, कोई भी बंदा जिसके पास गलती से कोई चीज आ जाए या पैसे आ जाए, पैसे किसी और को देने थे किसी और को दे दिए, फॉर एग्जांपल मैंने किसी के 10,000 देने थे,
मैंने किसी और को कहा तुम इसको 10,000 दे दो, वो बंदा भी देने पहुंच गया, मैंने भी दे दिए और अगले बंदे ने दोनों से एक्सेप्ट कर लिया, तो कानून कहता है कि भाई ये क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स का आपको पता होगा, आगे जाके पढ़ेंगे। वहां पर भी है कि अगर कोई बंदा मिस्टेक से गलती से आपको गुड्स या पैसे दे दे तो आपने वो वापस करने हैं, वो आपके नहीं हो जाते, कॉन्ट्रैक्ट बन गया बस आपका आपस में कि आपने वो चीज़ वापस करनी है, ठीक है। तो या लेट्स से फूड पैंडा वाला आया, साथ वालों ने ऑर्डर किया था, गलती से इधर दे गया तो मैंने वो खा भी लिया। अब क्या करेंगे भाई, मिस्टेक आपसे हो गया तो भूल नहीं, वो कहेगा भाई आपने मुझे इस चीज़ के पैसे देने हैं, ठीक है, या मुझे चीज़ रिटर्न कर दें। क्लियर है। अब इफेक्ट्स इसके क्या होते हैं, दो तरह की मिस्टेक्स होती है, या होती है फैक्ट की मिस्टेक या होती है लॉ की मिस्टेक, कानून की मिस्टेक। फैक्ट की मिस्टेक अगर, तो ये जो 5 लाइनें लिखी हुई आपने इसी तरह इसको याद रख लेना है। बेसिकली आपने 2 चीजें याद करनी है, बाकी 2 उसी का रेप्लिका है। क्या चीज है, अगर तो आपकी यूनिलेटरल मिस्टेक है, यूनिलेटरल से मतलब क्या, एक बंदे की गलती है, दूसरा बंदा बिल्कुल सही था अपने तौर पे, लेकिन एक बंदे ने गलत समझ लिया चीज को। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है, मतलब क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा अगर एक बंदे की गलती है किस चीज की, फैक्ट की। फैक्ट और लॉ का पता है ना, फैक्ट से मुराद क्या है, चीज के बारे में कोई बात, ठीक है, और लॉ क्या, कानून, मतलब कानून का ये भी ना होना, कानून के बारे में मिस्टेक कुछ और समझ लेना। अच्छा, तो अगर तो यूनिलेटरल मिस्टेक है ऑफ फैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट नॉट वॉइडेबल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड। और अगर म्यूचुअल मिस्टेक है या बायलैटरल मिस्टेक है, दोनों बंदे ही गलती पे हैं, ठीक है, कि एक शख्स है वो समझ रहा है ब्लैक गाड़ी सेल करनी है, ये फैक्ट की मिस्टेक होगी ना, दूसरा समझ रहा है यार व्हाइट गाड़ी मैंने तो सेल करनी है। अब दोनों बंदे क्या है, मिस्टेक के ऊपर है, म्यूचुअल मिस्टेक, बायलैटरल। इस केस में क्या होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कंसेंट जो होती है वो सेम सेंस में सेम पेज पे होनी चाहिए, कंसेंसस है गाइडन होनी चाहिए, क्योंकि कंसेंट ही नहीं है, दोनों बंदे ही गलती पे हैं। एक बंदा गलती पे हो कहते हैं खैर है कोई मसला नहीं, दोनों बंदे ही गलती के ऊपर है, तो फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाता है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, लॉ की गलती, कानून की गलती। अगर तो पाकिस्तानी लॉ की गलती है तो फिर क्या होगा, अगर फॉरेन लॉ की, किसी गैर मुल्की कानून की गलती हो गई है, नहीं समझ पाए, तो फिर क्या होगा, पाकिस्तानी लॉ की अगर गलती हुई है, चाहे वो यूनिलेटरल लॉ चाहे बायलैटरल लॉ, एक बंदे की या 2 बंदों की है, वो कहता है भाई कानून को समझने में गलती हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कोई नहीं होना, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। ये आपका कसूर है कि आपको कानून के नहीं पता, क्योंकि एक टर्म है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको कानून का नहीं पता तो ये कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं है, पता होना चाहिए आपको। आप अगर ट्रैफिक सिग्नल में एक ब्रेक कर देते हैं, भी रेड लगा हुआ और आप चले गए, वार्डन ने आपको रोका कि भाई आप ब्रेक करके, आपने कहा अच्छा रुकना होता मुझे नहीं पता, तो आपको छोड़ देगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो कहेगा भाई पता होना चाहिए था, एटलीस्ट आज के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो यहाँ पे भी ये बात है कि अगर चाहे यूनिलेटरल मिस्टेक हो चाहे बायलैटरल मिस्टेक हो, गलती होगी है, वो कहते हैं खैर है कोई मसला नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ठीक है। देन फॉरेन लॉ, फॉरेन लॉ में आपको पता गलती हो सकती है, अगर उसमें यूनिलेटरल गलती है, एक बंदे ने गलत समझ लिया, दूसरा बिल्कुल सही था, तो वही सेम फैक्ट वाली बात आ जानी है यहाँ पे, नॉट वॉइडेबल मतलब वैलिड है, और अगर दोनों ही गलत समझ लिया तो फिर वॉइड हो जाएगा। क्लियर है। तो आपने बेसिकली याद फिर 2 चीजें करनी है, एक आप फैक्ट वाली याद कर लो और एक पाकिस्तानी लॉ वाली याद करो। फैक्ट वाली चीज आपने फॉरेन लॉ के ऊपर भी लगा देनी, तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब लास्ट हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का, एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। चैप्टर 3 के अंदर आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पॉइंट कि इसके अंदर जो एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए। अगर वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ये हमें पता है इस चीज का। तो भाई ये कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जिनको लिख कर बता दिया गया है कि यार ये वाले एग्रीमेंट तो करने का सोचो भी ना, क्यों, क्योंकि ये वॉइड हैं, ठीक है। देख लेते हैं, पहले नंबर पे आ गया एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। किसी को भी आप शादी से रोकने का एग्रीमेंट नहीं कर सकते। शादी करना बेसिक राइट है, आप मना नहीं कर सकते। मतलब मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा, आपने शादी नहीं करनी 2 साल 5 साल 10 साल पूरी जिंदगी। इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मैरिज को रोकने के लिए एग्रीमेंट किया गया है, दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, ये वॉइड एब इनिशियो है। तो इसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली है ही नहीं, क्यों, क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता। लेकिन आगे ब्रैकेट में लिखा है एक्सेप्ट फॉर अ माइनर्स मैरिज। अब आपको पता है कि माइनर मैरिज अलाउड नहीं है, क्योंकि आपको आइडिया है कि मैरिज भी एक क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक मुआहदा है, और माइनर क्योंकि मुआहदा कर ही नहीं सकता तो उसकी मैरिज नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर आप किसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करोगे, यार आपका बेटा या बेटी है, जब तक वो 18 साल का नहीं होता आप उसकी शादी नहीं करोगे, ये ले पैसे उसके, ये अलाउड है। तो वैसे भी नहीं कर सकता था, तो अगर आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वैसे आप किसी को रोकोगे शादी से, तो ये भाई क्या है, आपका वॉइड एब इनिशियो है। दूसरा पॉइंट,
अनसर्टन एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट जो अनसर्टन है, पता ही नहीं है करना क्या है, ठीक है, कि आपको मैं मतलब वही बात, रेस्टोरेंट में गए चीज़ खिलाता हूँ, मज़ा आया तो पैसे दे देना, वरना पैसे वापस, इस तरह के पता नहीं आना है कि नहीं आना, ठीक है। तो अगर कोई अनसर्टन चीज़ है, पता ही नहीं है कि वो चीज़ होनी है या नहीं हुई, फ्यूचर के ऊपर किसी अनसर्टन इवेंट के ऊपर डिपेंड कर लिया यार, अगर वो होगा तो फिर ये करेंगे। एक कंटिजेंट एग्रीमेंट्स भी होते हैं, वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, वो थोड़ी सी और डिफरेंट चीज़ है। तो अगर तो एग्रीमेंट अनसर्टन है, आपको पता नहीं है कि आपने एक्चुअल क्या करना है, या कंसिडरेशन अनसर्टन है, आपने कहा यार अगर तुम काम करोगे या तो मैं 10,000 दूंगा या 5,000 दूंगा, पता ही नहीं है भाई कितने देने हैं, क्लियर बात। तो ये क्या है आपका एक्सप्रेसली वर्ड है। देन एग्रीमेंट ऑफ वेजरिंग एंड कोलेटरल टू वेजरिंग, ऐसे एग्रीमेंट जो वेजरिंग के, जुए के एग्रीमेंट, जुआ किसी का ना हुआ, जुआ आपको पता है पाकिस्तान में तो इलीगल है, ये इलीगल होने की वजह से भी वॉइड हो गया है, और ये अनसर्टन भी होता है ना कि आपको पता ही नहीं है कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो अगर आप वेजरिंग का एग्रीमेंट किसी के साथ करते हो तो वो क्या है, वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट है। और अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट जो कोलेटरल टू वेजरिंग है, कोलेटरल से मुराद है कि भाई जुए से जो पैसे भी आएंगे आपस में 4 लोग बांटेंगे, आपने मुआहदा कर लिया कि आप जितना भी कमाई करेंगे वो बांटेंगे, या कोलेटरल टू एनी इलीगल थिंग, आपने कहा एक डाका डालते हैं, जितने पैसे उधर से निकलेंगे ना हम 5 लोग आपस में बांटेंगे। अब डाका डाल दिया, 2 करोड़ रुपया आया, एक बंदा ही सारा खा के लेकर भाग गया, क्या बाकी 4 लोग उस पर केस कर सकते हैं? भाई वो केस करने जाएंगे, उन पर अपना केस हो जाएगा, किस चीज़ का केस करने आएगा, डाका डाला तुमने। तो इसका मतलब क्या है कि आप इलीगल चीज़ जो भी होती है उसके कोलेटरल भी कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते, और इस तरह बेचने की कोलेटरल भी नहीं कर सकते, बेचने वाला भी नहीं कर सकते। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है कानून के अंदर, ये बस 1872 का कानून है, उस वक्त 500 रुपये बड़े ज़्यादा होते थे, तो उन्होंने उस हिसाब से लिखा कि अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपस में कर लो कि भाई कोई हॉर्स रेस है, घुड़सवारी आपको पता है उनकी रेसेस वगैरह होती हैं, इसके जीतने वाले को 500 रुपया इनाम दिया जाएगा, 500 रुपया इससे ऊपर कोई गोल्ड प्लेट, उस वक्त गोल्ड की भी हो सकती होगी, कोई प्लेट देनी है, 500 रुपये का इनाम देना है, वो कहते हैं यार ये जुआ नहीं है, ठीक है। 500 रुपये से ऊपर मतलब 5 लाख भी, 5 करोड़ भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली 500 और अबव भी है। तो ये आपका क्या है, ये वेचिंग में नहीं आता, एक्सेप्शन दे दी आपने याद रख लेनी है। देन उसने कहा कि नो सूट इज अलाउड फॉर रिकवरी ऑफ मनी पेड और पेएबल कमीशन और फीट, भाई जुए के लिए आपने कोई भी पैसे दे दिए हैं या लेने हैं किसी से, पेएबल है, रिसीवेबल है, कोई कमीशन कोई फी, आप कोई केस नहीं कर सकते अगले बंदे, क्यों? क्योंकि इलीगल काम है ना। अब अगर एक सेंटर एक जगह है वहां पर जुआ खिलाया जाता है, ताश वगैरह में लोग खेलते हैं, अब वहां पर क्या हुआ, लड़ाई शड़ाई हुई है और भाग गए वो बंदे, अब वो जो कैसीनो था या जो प्लेस थी उसको भी लेट्स से 2-3% 5% कमीशन मिल रहा था उसमें से, अब वो अदालत में चला गया कि भाई ये भाग गए हैं, जुआ खेला था, उन्होंने मुझे कमीशन दे दे, तो अदालत उसके ऊपर भी केस करते कि भाई तुम यहाँ पे मतलब वखरा तुमने एयरपोर्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे जुआ जी बिठाए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इलीगल काम करने के बारे में भूल जाए, वो उसमें फिर इन्फोर्सबल नहीं है ना, तो आप फंस जाएंगे उल्टा। दूसरा पॉइंट क्या, नो क्रेडिट अलाउड फॉर पर्सन बीइंग गार्डियन ऑफ माइनर और लीगल हेयर या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पर्सन फॉर पेमेंट ऑफ वेजिंग मनी। एक बंदा था जुआ खेल रहा था, बच्चा माइनर, और अब माइनर के साथ तो वैसे कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने उसको बिठा दिया, भाई पैसे निकालो वरना तुम्हें जाने नहीं देंगे। उसका गार्डियन आ गया, उसने कहा भाई मैं दूंगा पैसे इसके, मुझे कोई बंदा उधार दे दे मैं पैसे वापस कर दूंगा, तो वो कहते हैं भाई उसको उधार नहीं दिया जा सकता, अगर कोई उधार देगा उसको उधार समझा ही नहीं जाएगा। मिसाल इसका कहने का पर्पज ये है कि अगर एक माइनर है या कोई भी डिसीज्ड पर्सन है, जुआ खेलते खेलते ही अल्लाह को प्यारा हो गया, ठीक है, उन्होंने तो सही उसको लिटरेशन की है, मारा चला है तो वो भाई मर गया बंदा। अब लेकिन उन्होंने कहा, अब आपको पता है कि ये थोड़े से ना सख्त किस्म के बड़े, क्योंकि गैर अखलाकी से लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि भाई इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो लीगल गुस्सा है वो अब पैसे भरेंगे, ठीक है। अब वो जो गुस्सा है या किसी माइनर का कोई गार्डियन है, वो गया किसी को, उसने कहा यार मैंने जुए के पैसे देने हैं तो जरा ना दे दो मुझे उधार, मैं आपको वापस कर दूंगा। अब जिसने भी उधार दिया वो खुद जिम्मेदार है, कानून कहता है भाई हम नहीं उसको वापस करेंगे, क्यों? क्योंकि कानून डिस्करेज कर रहा है इस चीज को, ठीक है, कि आपने जुआ नहीं खेलना भाई, या कोई भी इलीगल काम नहीं करना। इसमें एक हम पिछले लेक्चर में एक हमने चीज पढ़ी थी कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट या किसी दूसरे लॉ की प्रोविजन को डिफीट कर रहा हो, वो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो सीधी सीधी वो बात है कि जुआ मना किया हुआ है, ठीक है। आपने कहा चलो मैं नहीं पैसे दूंगा, कोई और बंदा कहीं से कर्जा लेकर पैसे दे दे, तो भाई फिर फायदा क्या हुआ मना करने का। अच्छा जी, देन एक वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, वो है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। आपको पता है कि आप किसी भी शख्स को प्रोफेशन से, ट्रेड से कोई काम करने से नहीं रोक सकते। अगर आप किसी के साथ ये एग्रीमेंट करते हैं कि आप फलां पैसे ले लो, ये 5 लाख रुपया लो, अब तुमने इस इलाके में बिजनेस नहीं करना,
ठीक है, या दुकान नहीं खोलनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये आप नहीं कर सकते। दीज आर वॉइड एग्रीमेंट्स। तो ये एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन है। पहली एक्सेप्शन क्या है? इन सेल ऑफ गुडविल। गुडविल से मेरा नाम, अगर आप एक बिजनेस है, किसी को अपना नाम सेल कर दो, ठीक है, तो जिस बंदे को आपने अपना नाम सेल किया है, वो शख्स अब आपको रोक सकता है यार, क्योंकि आपने अपना नाम ही मुझे सेल कर दिया है, तो आप अब 2 साल 3 साल के लिए, मतलब एक रीजनेबल टाइम हो, जो कि कोर्ट उसको रीजनेबल समझे, एक रीजनेबल टाइम के लिए एक रीजनेबल प्लेस के अंदर अंदर रहते हुए आप काम नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे, अगर आप भट्ट कढ़ाई का बड़ा नेम है लाहौर के अंदर, आप उनके पास कहें कि आप अपना मुझे बिजनेस सेल करते हैं, अब आपको पता है कि उनका बिजनेस सोनली उनके नेम की वजह से चलता है, अदरवाइज उधर फर्नीचर वगैरह की वजह से तो नहीं चलता। मिसाल के तौर पे आप गए रेस्टोरेंट में, आपने कहा यार कितने का सेल करोगे, उन्होंने कहा यार 10 करोड़ रुपए का, वहां पे आपने फर्नीचर, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट सारा कुछ किया, उनकी कॉस्टिंग निकली 1 करोड़ रुपया। अब ऊपर के 9 करोड़ रुपए वो किस चीज के ले रहे हैं? ऑब्वियसली वो गुडविल के ले रहे हैं, अपने नेम के ले रहे हैं। अब आपने उनसे नेम खरीद लिया, लेकिन अगर वो आपको कहेगा सर मैं अपना काम भी करूंगा, मैं इसी नाम से और भी काम साथ ही आपकी दुकान खोलूंगा, आपने कहा भाई क्यों खोलोगे? उसने कहा भाई क्योंकि आप मुझे नहीं रोक सकते ट्रेड से, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड आर वॉइड। उसने आपको ये बात कही, वहां पर आप उसे कहोगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक एक्सेप्शन भी होती है कि इन सेल ऑफ गुडविल, मैंने आपका नाम खरीदा ही सिर्फ आपके नाम की वजह से है, लेकिन अगर आप खुद भी इसी नाम से काम करते जाएंगे तो मेरे पास कौन आएगा? बात आ रही है समझ? तो आप उसको एक रीजनेबल प्लेस, मिसाल के तौर पर आप कह सकते हो कि यार आप लाहौर के अंदर नहीं कर सकते, 2 3 साल 4 साल 5 साल के लिए नहीं कर सकते, इस तरह आप कह सकते हो। लेकिन अगर आपसे कहो आप पूरे पाकिस्तान में नहीं कर सकते, दुनिया में कहीं नहीं कर सकते, तो फिर ऑब्वियसली वो रीजनेबल नहीं है। अब ये रीजनेबलनेस आपको पता है कि सर्कमस्टांसेस की बेस पर होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब कॉलेज वाले हैं, अगर उनका आप नेम खरीद लेंगे, हम आपसे हम पंजाब कॉलेज ले लेते हैं, अब आप इसको यूज नहीं करेंगे, वहां पर अगर आप कहेंगे आप पूरी दुनिया में कहीं जाके पंजाब कॉलेज ओपन नहीं कर सकते, वो ऑब्वियसली इलॉजिकल बात है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप सेल ऑफ गुडविल के केस में अगले बंदे को रोक सकते हो फॉर अ रीजनेबल टाइम, फॉर विद इन अ रीजनेबल प्लेस, ठीक है। दूसरी एक एक्सेप्शन क्या है जहां पे आप अगले बंदे को ट्रेड या प्रोफेशन से रोक सकते हो? एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आमतौर पर यही होता है कि जब तक आप हमारे साथ एम्प्लॉई हैं, आप किसी और जगह में जॉब सिमिलर नेचर की जॉब नहीं कर सकते, तो वो भी वैलिड है ये वाली रिस्ट्रेंट। देन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर भी आप अपने एग्जिस्टिंग या आउटगोइंग पार्टनर जो आपको छोड़ के जा चुके हैं, उनके साथ भी आप ये एग्रीमेंट कर सकते हो कि भाई जब तक आप हमारे साथ बिजनेस भी हो, आप सिमिलर काइंड का जो बिजनेस है कहीं भी और नहीं कर सकते। तो ये आप उनके साथ इस तरह का एग्रीमेंट कर सकते हो, ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं कंसीडर होगा, ठीक है। तो मतलब 3 आपकी एक्सेप्शन है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की। पहली ये है कि सेल ऑफ गुडविल, वहां पे आप अगले बंदे को रोक सकते हो। देन दूसरा है एम्प्लॉयमेंट में आप अपने एम्प्लॉइज को रोक सकते हो। देन पार्टनर्स में, पार्टनरशिप के अंदर आप एग्जिस्टिंग या आउटगोइंग पार्टनर्स को रोक सकते हो फॉर रीजनेबल टाइम, ठीक है। देन आपका जो लास्ट है वॉइड एग्रीमेंट, वो क्या है कि इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, आप किसी को भी लीगल प्रोसीडिंग से नहीं रोक सकते। मतलब है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई शिक, कोई क्लॉज ऐसी आ जाए कि जी हम एक दूसरे के खिलाफ अदालत नहीं जाएंगे, तो भाई वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ऐसे ही एग्रीमेंट है ना जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, लेकिन अगर आप उसमें से इन्फोर्सेबिलिटी को ही निकाल दें कि अगर आपका कसूर हुआ आप भी नहीं जाएंगे अदालत में, मेरा कसूर हुआ मैं भी नहीं जाऊंगा, तो ये तो रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग हो गया। आपने लीगल प्रोसीडिंग्स के ऊपर एक कदम लगा दिए, जो कि क्या है, गलत है। बेसिक राइट है हर बंदे का दूसरे के ऊपर केस करने का, अगर उसको लगता है तो, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है, 4 एक्सेप्शन है इसकी। मतलब है कि 4 एक्सेप्शन से मुराद है यहां पर आप अगले बंदे को रोक सकते हो केस करने से। पहला क्या है? एग्रीमेंट टू नॉट फाइल अपील इन अपर कोर्ट। अगर दो पार्टीज आपस में ये फैसला कर ले यार देखो, अदालत जाने से तो नहीं मैं आपको रोक रहा, लेकिन अदालत का जो भी फैसला होगा वो फिर मानना है हम दोनों ने, अपील नहीं करनी, क्योंकि अपील में हमारा टाइम वेस्ट होगा और ये लेंथी प्रोसेस चलता रहेगा। अदालत में चले जाओ लेकिन भाई अपील नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अलाउड है, क्योंकि ये जो क्लॉज है, ये जो आपकी रूल है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो ये कहता है कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन ही आपने लगानी। एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन से मना होता है मतलब मुकम्मल तौर पे मना कर देना। अब देखें ना, अपील के केस में आप मुकम्मल तौर पे तो नहीं मना कर रहे हैं, आपने कहा तो है कि चलो दोनों में से जो भी बंदा एग्रीड है वो अदालत में जा सकता है, लेकिन हाँ अदालत के बाद अपील में नहीं जाएगा। वरना आपको पता है कि मजिस्ट्रेट के बाद जो लोग जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट सेशन में चले जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में चले जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, फिर उसमें भी नजरसानी करते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन ये नहीं है, कम से कम जा तो रहे ना अदालत, ये एक एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन क्या है? एग्रीमेंट टू फाइल केस इन वन ऑफ इक्वली कॉम्पिटेंट कोर्ट्स, ठीक है। अब इसको जरा समझना है। मिसाल के तौर पे एक जो सेलर है वो बैठा हुआ है कराची,
आप हैं लाहौर के अंदर, सेलर ने आपको जब चीज़ प्रोवाइड की, उसने सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया कि यार देखें, अगर केस करना हुआ आपने कोई भी नॉन परफॉर्मेंस का है किसी भी वजह से, तो आप कराची की अदालत में कर सकते हैं, लाहौर में नहीं, क्योंकि हम लाहौर में अवेलेबल नहीं है। और अगर आप इस बात को एग्री कर जाएं, ठीक है, तो ये भी कोई इसको रिस्ट्रिक्शन नहीं समझा जाता, क्योंकि बाहर फिर से वो है, बेसिक थीम क्या है, रिस्ट्रिक्शन का मसला तब आता है जब आप एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि भाई कतई नहीं आप कहीं नहीं जा सकते, वो रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन अगर आप अलाउ कर दें कि दो इक्वली कॉम्पिटेंट कोर्ट, मतलब बराबर लेवल की कोर्ट्स हैं, तो एक कोर्ट में आपने कहा इसी में सिर्फ जाएंगे, तो ये कोई मसला नहीं है, ये भी अलाउड है, ठीक है। देन मतलब इससे एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। देन आगे गोइंग इनटू आर्बिट्रेशन फॉर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। अच्छा, अगर आप फैसला आपस में ये करें कि यार देखें अदालत के अंदर बहुत टाइम लग जाता है, वकीलों को रखना पड़ता है, वकील डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, आपको पता है वो सारा, तो उससे बचने के लिए क्यों ना हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए किसी आर्बिट्रेटर के पास चले जाएं। अब आपको आइडिया है कि आर्बिट्रेटर कौन होता है, जो कोई भी सालिस बंदा, जो एक थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी के पास आप जाते हो, पंचायत टाइप, आप उसके सामने पेश अपना केस पेश करते हो, प्रेजेंट करते हो, जो भी वो फैसला हो जाए वो दोनों के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप ये भी कर लो तो ये भी अलाउड है, बल्कि इस चीज़ को तो कोर्ट्स या कवानीन भी इनकरेज करते हैं, ताकि अदालतों के ऊपर जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो, लोग आपस में मसाइल खुद ही तय कर लें। तो आर्बिट्रेशन अलाउड है, आर्बिट्रेशन इज नॉट अ रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, इसको आप रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं कहते। चौथा पॉइंट भी आर्बिट्रेशन का है, वो बुक में थोड़े वर्डिंग इस तरह की है, उसको कंफ्यूजन रहती है, जरा समझ लें। वो ये है कि आप एक ऐसे मामले के ऊपर जो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर था, सही है, इशू था, ऑलरेडी राइज हो चुका था, कोर्ट के अंदर था, वहां पर भी आपस में आप अगर ये एग्रीमेंट कर लें कि यार ये अदालत बहुत टाइम लगा रही है, साल डेढ़ साल हो गया है, क्यों ना हम बाहर जज चले जाएं, आप अदालत को एक सिंपल एक रिटन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अपना दिखाओगे और कोर्ट को कहोगे कि सर हम खुद ये फैसला करना चाह रहे हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, तो ये भी अलाउड है। क्योंकि देखें, मकसद ये है कि एग्रीव्ड पार्टी को कोई ना कोई रेमेडी जरूर मिले। तो अगर मिल रही है, चारों सिचुएशन में मिल रही है ना, कि भाई किसी ना किसी अदालत में जाएंगे, अपील नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है। दूसरा क्या है कि दो इक्वली कॉम्पिटेंट कोर्ट है, तीन इक्वली कॉम्पिटेंट कोर्ट, उसमें से किसी एक कोर्ट में चले जाएंगे, ठीक है, ये भी जा तो नहीं है इसमें भी। थर्ड क्या था कि आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं, अभी अदालत में मामला गया ही नहीं है, पहले आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं, ये भी अलाउड है। चौथा क्या है कि अदालत में जा चुके हैं, फिर भी आप वहां पर कहते हैं कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे, तो ये भी अलाउड है। तो जी हमारे एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स में कौन कौन से आगे, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज हमने पढ़ लिया, अनसर्टेन एग्रीमेंट्स नहीं आप कर सकते, वो वॉइड है। एग्रीमेंट ऑफ वेजरिंग एंड कोलैटरल टू वेजरिंग, और ये कॉन्सेप्ट आपने कोलैटरल टू इलीगल एग्रीमेंट्स पे भी लगा देना है, ठीक है। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड नहीं आप कर सकते, लेकिन उसकी तीन एक्सेप्शंस हैं। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस आप नहीं लगा सकते, लेकिन उसकी भी चार एक्सेप्शंस हैं, ठीक है जी। तो ये आपका था चैप्टर 4, इसका काइंडली टेस्ट कीजिएगा, तो उसके अंदर क्यों भेज दीजिएगा, बाकी अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अल्लाह हाफिज़।